नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम क्रेब्स चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया के दौरान होता है। इस पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि पायरुविक अम्ल से किस प्रकार से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब्स चक्र के अंतर्गत पायरुविक अम्ल का अपघटन होता है। पायरुविक अम्ल के दोनों अणु, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु से दो पायरुविक अम्ल के अणुओं का निर्माण होता है, तो पायरुविक अम्ल के ये दोनों अणु क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पूर्व एसिटिल कोएंजाइम ए में परिवर्तित होते हैं और ये क्रिया अर्थात पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण के पश्चात ये एसिटिल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, जहां पर क्रेब्स चक्र की विभिन्न अभिक्रियाएं संपन्न होती है। अब हम देखते हैं कि एसिटिल कोएंजाइम ए का जो निर्माण है, उस निर्माण के अंतर्गत सबसे पहले प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल थायमिन पायरोफॉस्फेट से संयोजित होकर थायमिन पायरोफॉस्फेट जटिल का निर्माण करता है और जिसका तुरंत डीकार्बोक्सिलीकरण होकर एसिटिल थायमिन पायरोफॉस्फेट जटिल का निर्माण होता है। इसके पश्चात एसिटिल थायमिन पायरोफॉस्फेट जटिल की एसिटिल्डिहाइड इकाई से लिपोइक अम्ल की अभिक्रिया होती है तथा थायमिन पायरोफॉस्फेट का लिपोइक अम्ल द्वारा विस्थापन हो जाता है। इस अभिक्रिया के अंत में एसिटिल हाइड्रोलिपोइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट, एसिटिल हाइड्रोलिपोइड की कोएंजाइम ए से अभिक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है तथा इस अभिक्रिया में लिपोइक अम्ल है जो अपचित हो जाता है और यह अभिक्रिया लिपोएट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। नेक्स्ट है जो अंतिम चरण के अंतर्गत अपचित लिपोइक अम्ल का सहकारक NAD द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है और इसके फलस्वरूप हमें ऑक्सीकृत लिपोइक अम्ल की प्राप्ति होती है, साथ ही NADH2 का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि
पायरुविक अम्ल से एसिटिल को एंजाइम ए का निर्माण की ये है जो अभिक्रियाएं क्रमबद्ध ढंग से संपन्न होती है। इन सभी अभिक्रियाओं को अगर हम एक सामान्य समीकरण के द्वारा निरूपित करना चाहे तो हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, पायरुविक अम्ल और उसकी कोएंजाइम ए प्लस NAD के साथ में अभिक्रिया पर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में एसिटिल कोएंजाइम ए, कार्बन डाइऑक्साइड व NaDH2 की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र। पायरुविक अम्ल से जो हमें एसिटिल कोएंजाइम ए की प्राप्ति हुई है, ये एसिटिल कोएंजाइम ए हम पहले पढ़ चुके हैं कि ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के मध्य की योजक कड़ी का कार्य करता है। एसिटिल कोएंजाइम ए का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस ए क्रेब ने की थी, इसलिए इसे क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। इस चक्र को ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल अथवा सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। इस क्रेब्स चक्र के अंतर्गत एसिटिल कोएंजाइम ए का ऑक्सीकरण अनेक चरणों में संपन्न होता है तथा विमुक्त ऊर्जा विशिष्ट प्रकार के अणुओं के द्वारा ट्रैप कर ली जाती है। अब हम क्रेब्स चक्र के विभिन्न चरणों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। यहाँ पर आपको क्रेब्स चक्र की विभिन्न चरणों को एक फ्लो चार्ट के रूप में दिखाया गया है। इन समस्त अभिक्रियाओं को हम है जो विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। क्रेब्स चक्र के प्रमुख चरणों के अंतर्गत सबसे पहले एसिटिल कोएंजाइम ए जो कि पायरुविक अम्ल से निर्मित हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित 4 कार्बन युक्त यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल से विक्रिया करता है तथा एक 6 कार्बन युक्त यौगिक सिट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। यह क्रिया सिट्रिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम द्वारा अभिप्रेरित होती है और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कोएंजाइम ए विमुक्त हो जाता है तथा पायरुविक अम्ल के दूसरे अणुओं के अपघटन हेतु उपलब्ध रहता है। अर्थात ये जो कोएंजाइम ए विमुक्त हुआ है, ये पायरुविक अम्ल के अन्य अणु के साथ में अभिक्रिया करने के लिए उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट दूसरे चरण में सिट्रिक अम्ल का समावयवीकरण द्वारा आइसोसिट्रिक अम्ल बनता है। इस क्रिया में सिट्रिक अम्ल पहले जल अणु विमुक्त कर मध्यवर्ती यौगिक सिस एकोनिटिक अम्ल का निर्माण करता है, जो पुनः एक जल के अणु को ग्रहण कर आइसोसिट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यह दोनों अभिक्रियाएं एंजाइम एकोनिटेज की उपस्थिति में संपन्न
होती है। तृतीय चरण में आइसोसिट्रिक अम्ल के ऑक्सीकरण से ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है और इस अभिक्रिया में विमुक्त हाइड्रोजन NAD द्वारा ग्रहण कर ली जाते हैं, जिसके फलस्वरूप NADH2 का निर्माण होता है। चतुर्थ चरण में ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल कार्बोक्सिलीकरण द्वारा अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल का निर्माण करता है और यह अभिक्रिया डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये कार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया है, अतः इस अभिक्रिया के अंतर्गत CO2 की विमुक्ति होती है। क्रेब्स चक्र के अंतर्गत यही एकमात्र उत्पाद है, अर्थात अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल यही एकमात्र ऐसा उत्पाद है जो कि 5 कार्बन युक्त एक मध्यवर्ती यौगिक होता है। पांचवें चरण के अंतर्गत हम देखते हैं तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल के ऑक्सीकरण में सक्सिनिक अम्ल का निर्माण होता है, अर्थात अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल की ऑक्सीकरण से हमें सक्सिनिक अम्ल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले प्रथम चरण में 2-कीटोग्लूटेरिक अम्ल का परिवर्तन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में हो जाता है, अर्थात अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल है, इसका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तन होता है और यह क्रिया अल्फा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम तथा मैग्नीशियम आयन, थायमिन पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड, FAD तथा कोएंजाइम ए सहकारकों की उपस्थिति में संपन्न होती है। सक्सिनिक अम्ल के निर्माण के दूसरे चरण के अंतर्गत सक्सिनाइल कोएंजाइम जो ए होता है वह सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिक अम्ल तथा कोएंजाइम ए में अपघटित हो जाता है। इस क्रिया में अकार्बनिक फॉस्फेट द्वारा गुएनोसिन डाइफॉस्फेट के अणु का गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तन होता है और ये GTP गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट बाद में ADP से संयोजित होकर ATP का निर्माण करता है। नेक्स्ट है जो सक्सिनिक अम्ल के ऑक्सीकरण से फ्यूमेरिक अम्ल का निर्माण होता है और यह अभिक्रिया सक्सिनिक अम्ल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है तथा इस अभिक्रिया में फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य करता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर FADH2 में अपचित हो जाता है।
नेक्स्ट है जो फ्यूमेरिक अम्ल जल का अणु ग्रहण कर मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और यह क्रिया एंजाइम फ्यूमरेज की उपस्थिति में संपन्न होती है। ऑक्सीकरण के अंतिम चरण में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का पुनरुद्भवन अर्थात पुनः प्राप्ति होती है। इस अभिक्रिया के अंतर्गत मैलिक अम्ल मैलिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम तथा निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल की पुनः प्राप्ति होती है। साथ ही साथ NaDH2 की भी प्राप्ति होती है और इस प्रकार पुनर्जनित ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल एसिटिल कोएंजाइम A से क्रिया कर क्रेब्स चक्र के दूसरे चक्र को प्रारंभ करता है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि क्रेब्स चक्र को लगातार जारी रखने के लिए ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल की उपलब्धि आवश्यक है। इसलिए ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का इस चक्र में रीजनरेशन अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये क्रेब्स चक्र की सभी अभिक्रियाओं को हमने विस्तार से अध्ययन किया है और इस संपूर्ण अभिक्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं कि पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम A का निर्माण की अभिक्रिया है वो है जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, जबकि एसिटाइल कोएंजाइम A है जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के मध्य योज्य कड़ी का कार्य करता है और यह एसिटिल कोएंजाइम A ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, जहां पर क्रेब्स चक्र के अंतर्गत इस एसिटिल कोएंजाइम A से आगे की क्रेब्स चक्र की विभिन्न अभिक्रिया संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र के अंतर्गत एसिटिल कोएंजाइम A को ग्रहण करने वाला जो यौगिक होता है वो होता है एक 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल और इनके संयोजन से निर्मित प्रथम जो उत्पाद होता है वो सिट्रिक एसिड होता है और सिट्रिक एसिड है जो 6 कार्बन युक्त यौगिक होता है और इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के 3 समूह होते हैं, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। और सिट्रिक अम्ल, इसका नाम सिट्रिक अम्ल होता है इसलिए इसे सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। इस संपूर्ण अभिक्रिया के अंतर्गत हमें एक 5 कार्बन युक्त यौगिक देखने को मिलता है, वो होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। इसके अलावा इस अभिक्रिया के अंतर्गत हमें 2 एटीपी अणु की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की भी प्राप्ति होती है। वहीं 2 NaDH2 और 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स की भी प्राप्ति होती है। सॉरी, NaDH2 के 3 मॉलिक्यूल्स और FADH2 के 2 मॉलिक्यूल्स। तो इन सबसे संपूर्ण अभिक्रिया के अंतर्गत निर्मित ऊर्जा के बारे में हम आगे है जो ETS सिस्टम के अंतर्गत जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में पूर्ण विस्तार से ऊर्जा उपलब्धि के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।